इंडियंस अपने आप में ये क्राफ्टमैनशिप को समझे। हमारे यहाँ पे कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बट शायद मुझे लगता है कि बल्क की गेम को हम इतना अच्छे से खेलना चाहते हैं कि हम लोग जो डिटेलिंग होता है उसको भूल जाते हैं। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि शायद ऐसा है कि गॉड गिफ्टेड इनके पास ये पर्टिकुलर क्राफ्टमैनशिप है या तो ये टैलेंट है जिनका यूज़ करके ये इतनी सुपीरियर क्वालिटी ज्वेलरी बनाते हैं। अगर हम क्राफ्टमैनशिप को समझे, आने वाले टाइम में इनकी जो क्राफ्टमैनशिप है उनको मैच करें, तो मुझे लगता है कि बट ऑब्वियस इंडियन कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स। ऑब्वियसली आई हैव आइडेंटिफाइड कि यहाँ पे कोई भी तरह का बार्गेनिंग करने के लिए ये लोग रेडी नहीं है। जो प्राइस में आपको बोला गया है वो प्राइस के अंदर अगर आपको खरीदना है तो इट्स फाइन, नहीं खरीदना है तो आप आगे जा सकते हैं। सो फाइनली 17th बैंकॉक जेम्स एंड ज्वेलरी शो 2024 इसका विजिट हमने कंप्लीट किया एंड बहुत सारे जो आउटपुट है वी हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस शो। पर्टिकुलरली ये शो के दरमियान हमारा जो मेन फोकस था कि यहाँ की ज्वेलरी इंडस्ट्री को जानना, बट ऑब्वियस इस बात को लेके हमने टोटल 14 डिफरेंट इंटरव्यूज़ जो है वो शो के दौरान किए। ये इंटरव्यूज़ के अंदर हमने जितनी भी थाई बेस्ड कंपनी जो ज्वेलरीज बनाती हैं उनके इंटरव्यू लिए, उसके साथ साथ जो डायमंड प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं उनके भी हमने इंटरव्यू किए। उसके अलावा जेमस्टोन के रिगार्डिंग जो काम कर रहे हैं ऐसी कंपनीज़ को भी हमने इंटरव्यू किया एंड उसके साथ साथ हमने टेक्नोलॉजिकली जो पर्टिकुलर डिफरेंट काइंड ऑफ द मशीनरी जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है इनके कुछ मैन्युफैक्चरर से भी हमने इंट्रोडक्शन करके बातचीत की एंड उसका भी इंटरव्यू लिया। डेफिनेटली ये सारे इंटरव्यू के थ्रू आपको बहुत सारी डिटेलिंग जो है वो समझ में आएगी, पर मैं इसका जो क्रक्स है वो डेफिनेटली यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। तो जैसे हमने सुना था कि थाईलैंड के अंदर जो क्राफ्टमैनशिप है वो बहुत ही बट ऑब्वियस अव्वल लेवल का है, यानी कि आप बोल सकते हो कि वर्ल्ड का टॉप क्राफ्टमैनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ज्वेलरी में। और ये बात कहीं ना कहीं हमको सही समझ में भी आई कि जिस तरह की इनकी डिज़ाइंस है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस तरह से ये डायमंड्स या तो जेमस्टोन को स्टड करते हैं, ये सीरियसली बहुत ही अव्वल लेवल का क्राफ्टमैनशिप दिखा रहे हैं। ऑब्वियसली इनके सामने जो हमें सीखने की ज़रूरत है एज ए इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, या तो जो आप जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस के साथ काम कर रहे हो, बट ऑब्वियस अगर आपका क्राफ्टमैनशिप अच्छा है, अगर आपका स्टडिंग एकदम नीट एंड क्लीन है, अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर जो आप कस्टमर चाहते हैं उस तरह का क्राफ्टमैनशिप प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आप चाहो उस तरह से उनके पास पैसों का डिमांड भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी प्राइस में अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेच भी सकते हैं। दोस्तों, थाईलैंड की जो क्राफ्टमैनशिप है ये आजकल की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि शायद ऐसा है कि गॉड गिफ्टेड इनके पास ये पर्टिकुलर क्राफ्टमैनशिप है या तो ये टैलेंट है जिनका यूज़ करके ये इतनी सुपीरियर क्वालिटी ज्वेलरी बनाते हैं। तो इनसे जो बिज़नेस का एक पर्सपेक्टिव मुझे ध्यान में आता है वो ये भी हो सकता है कि अगर मान लो कि आप कोई ट्रेडिंग बिजनेस करना चाहते हैं ज्वेलरी के अंदर, तो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली गोल्ड प्रोडक्ट के अंदर ही इनका क्राफ्टमैनशिप अच्छा है, लेकिन अगर आप सिल्वर ले लीजिए या ब्रास ले लीजिए या प्लेटिनम ले लीजिए तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी फाइन ज्वेलरी में भी बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे। तो बड़ा ऑब्वियस मुझे ये लगता है कि अगर कहीं ना कहीं आप इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हो और अगर लोकल मार्केट में भी अगर अच्छी क्राफ्टमैनशिप बेचना चाहते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं एंड अपने लोकल मार्केट के अंदर उसको सेल भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक और आइडिया भी ये आ सकता है कि अगर आप SEZ में हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो यहाँ पे जो क्राफ्टमैनशिप है उनकी वी कैन से डिटेलिंग या तो डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंड उसके साथ साथ ये प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके भी उसमें जो भी थोड़ा डिटेलिंग विकेलिंग करना हो ये करके आगे हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हालांकि मैं तो यही प्रमोट करूँगा कि इंडियंस अपने आप में ये क्राफ्टमैनशिप को समझे। हमारे यहाँ पे कोई टैलेंट की कमी नहीं है, बट शायद मुझे लगता है कि बल्क की गेम को हम इतना अच्छे से खेलना चाहते हैं कि हम लोग जो डिटेलिंग होता है उसको भूल जाते हैं। और ज्वेलरी मुझे लगता है इमोशन है एंड बट ऑब्वियस जब इमोशन की बात आती है तो क्राफ्टमैनशिप सबसे टॉप पे होना ही चाहिए। अगर हम क्राफ्टमैनशिप को समझे, आने वाले टाइम में इनकी जो क्राफ्टमैनशिप है उनको मैच करें, तो मुझे लगता है कि बट ऑब्वियस इंडियन कैन डू अ लॉट मोर थिंग्स। ऑब्वियसली आई हैव आइडेंटिफाइड कि यहाँ पे कोई भी तरह का बार्गेनिंग करने के लिए ये लोग रेडी नहीं है। जो प्राइस में आपको बोला गया है वो प्राइस के अंदर अगर आपको खरीदना है तो इट्स फाइन, नहीं खरीदना है तो आप आगे जा सकते हैं। तो मुझे ये भी लगता है कि पर्टिकुलर प्राइसिंग का जो गेम है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम जो बल्क के अंदर
ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन, इससे हमारा प्राइसिंग गेम जो है वो बहुत बिगड़ रहा है। एंड बट ऑब्वियस हमें फोकस इस पर करना चाहिए कि आप अच्छी क्राफ्टमैनशिप दो और अच्छा खासा पैसा जो है वो अपने क्लाइंट से लो, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस के अंदर एब्सोल्युटली आपको पैसा मिलता है, पर तब जब आप वो चॉइस डिज़ाइन तैयार करें या तो वो डिटेलिंग अपनी प्रोडक्ट के अंदर डालें जो कि क्लाइंट को चाहिए। सो ये मेरा बट ऑब्वियस क्रक्स है पूरे शो को विजिट करने का, और डिफरेंट जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं इनके साथ मेरी जो भी इंटरव्यू और बातचीत हुई है उनका। एंड डेफिनेटली इस बात को ध्यान में रखते हुए लास्ट सेंटेंस में ये इतना बताना चाहूँगा कि अगर आप ज्वेलरी बिजनेस में लॉन्ग टर्म गेम इंटरनेशनल खेलना चाहते हो तो भैया प्लीज़ फोकस ऑन द क्राफ्टमैनशिप, डिटेलिंग एंड नीट डिज़ाइंस, जो कि अल्टीमेटली वर्ल्ड वाइड कंज्यूमर को चाहिए। और ज्वेलरी के अंदर अगर आप ये दे सकते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पैसा है ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है। लोग आपको पैसा देने के लिए रेडी हैं, बट आप अगर उनको वो डिज़ाइंस या तो बोल सकते हैं कि वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं तो बट ऑब्वियस यू विल गेट द मनी एब्सोल्युटली। तो चलिए बात करते हैं जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में, जो कि थाईलैंड का जियोग्राफिकल कंडीशन है। एक्चुअली थाईलैंड ये फार ईस्ट कंट्री है एंड बट ऑब्वियस ये एशियन पार्ट में आता है। थाईलैंड के जो नेबर कंट्रीज़ है उसमें लाओस, कंबोडिया, मलेशिया एंड म्यांमार है, जिनके साथ ये बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए आप ये शो को विज़िट करना चाहते हैं या तो थाईलैंड विज़िट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इंडिया से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। पर्टिकुलरली थाईलैंड के अंदर जो बैंकॉक है उसका मेन सिटी है, और बैंकॉक में 2 अलग अलग एयरपोर्ट्स अवेलेबल है, एक स्वर्णभूमि एंड सेकेंड वन इज़ अ DMK। तो आप अगर इंडिया से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कोई भी एयरपोर्ट को चूज़ कर सकते हैं बैंकॉक के अंदर। ये जो शो है वो बैंकॉक के अंदर ही होता है थाईलैंड में। अब इंडिया से जो फ़्लाइट टिकट है वो अराउंड आपको 9,000 से 10,000 के बीच में आने के लिए, और रिटर्न में भी 9 से 10,000 के बीच में जाने के लिए मिल जाएगा। तो ये इतना कोई महंगा नहीं है। ऑब्वियसली 20 to 22,000 के अंदर आप अपना फ़्लाइट टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं। इसके साथ साथ वीज़ा ऑन अराइवल है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको प्रायर वीज़ा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल है, तो आप कभी भी यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। जो इनका करेंसी है वो थाई बाट है, और थाई बाट का आज का जो वैल्यू है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 2.37 INR है। मतलब हमारा एक थाई बाट अगर हम काउंट करें तो हमारा टोटल 2.37 INR होता है। उसके अलावा यहाँ का जो वेदर है वो पीसफुल है। मतलब मैं विज़िट कर रहा हूँ राइट नाउ सितंबर मंथ के अंदर, तो सितंबर मंथ में जो वेदर हमें देखने को मिला वो 25 डिग्री टू 30 डिग्री के अराउंड है। एंड डेफिनेटली ये एक खुशनुमा वेदर है, तो ऐसे कोई आपको ठंडे कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर कपड़े में आप यहाँ पे कहीं पे भी घूम सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें होटल के बारे में तो होटल भी यहाँ पे बहुत सस्ते हैं। आपको अराउंड 4,000 से 5,000 रुपये पर डे के अंदर आराम से अच्छा खासा होटल मिल जाएगा। आप बोल सकते हैं 3 स्टार के अराउंड कैटेगरी का। साथ में अगर हम बात करें लोकल ट्रैवल की तो लोकल ट्रैवल में यहाँ पे बसेस अवेलेबल हैं, साथ में टैक्सी बहुत ही इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी है, इतना कोई महंगा नहीं है। एंड साथ में मेट्रो भी है। तो बट ऑब्वियस अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हैं मेट्रो के थ्रू तो भी आप आराम से कर सकते हैं, ये कोई बड़ा डील नहीं है। एंड ऑब्वियसली फूड की बात करें क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंडियंस के लिए, तो फूड में हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि देयर आर सेवरल इंडियन रेस्टोरेंट्स हियर। आपको अगर चाइनीज़ खाना हो, आपको अगर गुजराती खाना हो, पंजाबी खाना हो, या तो मान लीजिए साउथ इंडियन खाना हो, तो ऑल काइंड ऑफ द फूड स्टफ्स आर अवेलेबल। तो ऑप्शंस बहुत है यहाँ पे। एंड बट ऑब्वियस आपको साथ में कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वी हैव विजिटेड चाइना एंड सिंगापुर, तो जापान ऑल्सो, तो उस वक्त हमें फूड जो है वो साथ में रखना पड़ता था रेडी टू ईट। बट यहाँ पे ऐसी कोई चिंता नहीं है बिकॉज देयर आर सेवरल इंडियंस ऑलरेडी लिविंग हियर, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फूड की जो वेराइटीज़ है वो भी बहुत सारी अवेलेबल है। एंड इंडिया से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो 4 से 5 घंटे का ये रास्ता है, इतना ज़्यादा कोई ट्रैवल टाइम भी नहीं है। तो बट ऑब्वियस है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट ओवर हियर दैन आपके लिए मेरे ख्याल से आराम से एक दिन के अंदर यहाँ पे पहुँच जाने का सीधा इंतज़ाम हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर पूरी ट्रिप का मैं अगर खर्चा देखूँ, पर्टिकुलर ये शो को जो हमने विज़िट किया एंड जो हम वापस जाएंगे तो पर पर्सन आराम से 35,000 to 40,000 के अंडर आप ये पूरा विज़िट जो है प्लान कर सकते हैं। फिर इट इज़ अप टू यू दैट कि आप किस तरह के होटल में रहते हैं और ऑब्वियसली कौन सी फ़्लाइट को चूज़ करते हैं।
बट अगर आप बजट के हिसाब से देखें या तो नॉर्मल बजट में जाए तो 35,000 to 40,000 रुपीज़ में INR आई एम टॉकिंग आप पूरा जो विजिट है वो प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट अबाउट द जियोग्राफिकल कंडीशन एंड ऑब्वियसली जो आपका विजिट प्लान है उसके रिगार्डिंग। एंड अब मैं आपको आगे ये बताता हूँ कि स्पेसिफिकली जब आप विजिट करते हैं तो उस वक्त आपको क्या अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये शो विज़िट करने के लिए आ रहे हैं तो कुछ फंडामेंटल प्रिपरेशंस जो है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप अपने पासपोर्ट को रेडी कर लीजिए, क्योंकि बट ऑब्वियस आप जहाँ जहाँ भी घूमेंगे सब जगह पे आपको अपना पासपोर्ट कैरी करके रखना है। तो पासपोर्ट के लिए ऐसी सुविधा रखिए कि आप अपने जो भी रेगुलर क्लोथ्स हैं उसमें अपने पासपोर्ट को प्रॉपरली रख पाए। पॉसिबल हो तो एक ऐसा बैग यूज़ कर सकते हैं जिसमें क्लिप आता है, ताकि आप उनको अपने पॉकेट्स के साथ भी क्लिप कर पाए, ताकि आपका पासपोर्ट जो है वो गुम ना हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। सेकेंड नंबर पे आता है अपने विजिटिंग कार्ड। अगर आप शो को विज़िट कर रहे हैं तो अपने विजिटिंग कार्ड ना भूलें। आपके विजिटिंग कार्ड के अंदर कुछ इस तरह का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो काम है वो उसके अंदर रिप्रेजेंट हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल, अगर आप डायमंड में काम कर रहे हैं तो डायमंड शेप का विजिटिंग कार्ड हो, अगर आपका जेमस्टोन का काम है तो जेमस्टोन शेप के अंदर आपका विजिटिंग कार्ड हो, और अगर आप ज्वेलरी में काम कर रहे हैं तो गोल्ड बार या सिल्वर बार का जो डिज़ाइन आता है उसका विजिटिंग कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि विजिटिंग कार्ड से आप याद रखे जाते हैं, और अगर आपका विजिटिंग कार्ड एक्सक्लूसिव है तो लोग पर्टिकुलरली इस विजिटिंग कार्ड को अलग से निकाल के भी अपने पास रखते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड ये है ज्वेलरी। अगर आप ज्वेलरी में बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको कैरी करके भी आप यहाँ पे ला सकते हैं दिखाने के लिए। हालांकि ज्वेलरी के रिगार्डिंग आपको जो ट्रेड परमिशन लेटर होता है वो लेना पड़ता है GJPC के पास से। तो आप जो भी ज्वेलरी यहाँ पे लाना चाहते हैं 45 डेज़ के लिए आप इनको यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली कि शो का जो टाइम है उस दरमियान आप किसी को बताना चाहते हैं तो सैम्पल्स के तौर पे दिखा भी सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप विज़िट उस वक्त करें जब यहाँ पे शो हो। तो मैं जनरली ये बोलता हूँ कि जो भी इंटरनेशनल शो आप विज़िट कर रहे हैं उनके 2 दिन पहले, शो के जितने भी दिन हैं उन दिनों के दरमियान, और उसके बाद 3 दिन का प्लान इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये जो शो है वो 9 to 13 डेट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो 9 to 13 मतलब टोटल 5 डेज़ हुए, तो 2 दिन आगे 3 दिन पीछे, यानी कि टोटल 10 डेज़ का आप प्लान कर सकते हैं, जिनमें पहले 2 दिन आप लोकल मार्केट को स्टडी करें, जो भी आपका काम है उसके रिगार्डिंग। जैसे डायमंड जेमस्टोन हो तो इनके यहाँ पे भी बड़े मार्केट्स हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। अगर ज्वेलरी है तो लोकल स्टोर को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। पहले 2 दिन मार्केट सर्वे के बाद आप लोकल मार्केट में जो भी देखा हुआ है या तो जिनको मिले हैं उनको आप ढूंढ सकते हैं। अल्टीमेटली शो के दौरान, शो में आप उनको विजिट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और अपनी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद शो के दिन ख़त्म हो जाए तो बाद में आप मार्केट के अंदर वापस आइए। जिन लोगों को शो में आपने विजिट किया है या तो जिनके साथ आपकी बातचीत हो गई है, आप उनको कनेक्ट करें आफ्टरवर्ड्स दी शो, ताकि आपका जो भी बातचीत हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर कोई बिजनेस डेवलप होने के चांसेस हैं तो ऑटोमेटिकली ये स्टैम्प हो जाता है, एंड फिर आप यहाँ से कुछ ना कुछ बिजनेस करके तो बिल्कुल जाएंगे। तो ये एक प्लान बना सकते हैं हम पर्टिकुलरली शो डेट के आजू बाजू जो भी हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग। एंड एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे भूल गया था आगे प्रिपरेशन में, कि आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सल प्लग्स जो हैं उनकी हिसाब से मतलब पावर चार्जिंग वगैरह सब होता है। तो प्लीज़ व्हेनेवर यू आर कमिंग टू द थाईलैंड आप एक यूनिवर्सल प्लग जो है वो साथ में रखिए, क्योंकि इंडियन जो प्लग्स हैं वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पावर प्लग इन नहीं मिलेगा। सो बट ऑब्वियस ये तो नेचुरल होता है कि दुनिया के कोई भी कोने में जाए तो यूनिवर्सल प्लग हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो ये कुछ प्रिपरेशन आप कर सकते हैं जब आप शो को विज़िट करें। हालांकि जैसे मैंने बताया उस तरह से यहाँ पे ज्वेलरी तो खुद से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो बड़ा मार्केट ये स्पेसिफिकली डायमंड एंड जेमस्टोन के रिगार्डिंग है। तो डेफिनेटली आप उस तरह से थोड़ा डेटा स्टडी करके इस शो को विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये शो के दौरान एग्जीबिटर के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली थाई गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट भी आपको देती हैं। अगर हम बात करें ये जो स्टॉल है उनकी बुकिंग की, तो 10 फीट बाई 10 फीट का जो स्टॉल है उसको बुकिंग अगर आप करवाते हैं तो उसका चार्ज जो है वो अराउंड 3 to 3.5 लाख के आजू बाजू हो सकते हैं। आप पकड़ के चले कि 1.5 लाख बाट इसके अंदर आपका जो पर्टिकुलर स्टॉल है वो बुक हो जाता है। उसके अलावा पार्टिसिपेशन के दौरान आपको अकोमोडेशन एंड ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत सारी हेल्प
इनकी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, क्योंकि ये जो पूरा शो है वो थाईलैंड की जो वी कैन से बिज़नेस प्रपोज करने वाली है, तो बिज़नेस को पुश करने वाली जो बॉडी है ये उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। उसके अलावा थाईलैंड के अंदर कोई भी तरह का गोल्ड ज्वेलरी में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। अगर आप डायमंड्स या तो पर्टिकुलरली जेमस्टोन में काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है। तो बट ऑब्वियस आप अगर इन प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए एक अच्छा खासा मार्केट बन सकता है, और इवन री एक्सपोर्ट के लिए भी आप थाईलैंड को बेस बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ड्यूटी नहीं है। तो इनके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आगे कंट्री में होंगे उनमें भी आपको ड्यूटी जो है वो एग्जाम्प्ट मिल सकता है। कस्टम प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन है। अगर आप कुछ इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई इतने लंबे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो कि अल्टीमेटली आपको प्रोसेस करने होंगे। आपका जो प्रोसेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट का भी वो भी इजी है, एंड कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो भी एकदम क्लीन है और इजी टू गो है। सो बट ऑब्वियस यू कैन गो थ्रू दिस, एंड एज आई टोल्ड कि री एक्सपोर्ट के तौर पे भी आप अपने मार्केट को यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द शो हमने बिज़नेस के जो मैचिंग्स है ऐसे भी कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम देखे जहाँ पे आपकी कैटेगरी में अगर कोई बायर है इंटरनेशनली तो उनको भी आपके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और बट ऑब्वियस इन दैट केस यू कैन ग्रो योर बिजनेस ओवर हियर। एंड साथ में कुछ टेक्नोलॉजिकल जो इन्वेंशन होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके भी कुछ सेमिनार एंड काइंड ऑफ द सेशन जो है वो भी हमने देखे। तो बट ऑब्वियस इससे आपको ये समझ में आता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर जो है वो किस तरफ शेप कर रहा है। एंड ऑब्वियसली ये वर्ल्ड शो है, तो बट ऑब्वियस आपको यहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग जो मार्केट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी आने वाला टाइम में डिज़ाइंस या तो रिक्वायरमेंट खड़ी होंगी उनकी भी सेशंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। साथ में ट्रांसलेशन सर्विसेज भी लोकल में यहाँ पे अवेलेबल है शो के दौरान। अगर मान लीजिए कि आप किसी थाई कस्टमर से बातचीत इजीली नहीं कर सकते हैं तो ट्रांसलेटर्स आर अवेलेबल, आप उनको एक वैकेंसी फिक्स चार्ज पे हायर भी कर सकते हैं। तो ये आपके बिहाफ में ट्रांसलेशन जो है वो करके देगा ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो ईजी हो जाए। एंड लॉजिस्टिक का भी असिस्टेंस देते हैं। वी हैव फाइंड आउट दी मालकामित एंड ब्रिंग स्टॉल ओवर दैट। सो बट ऑब्वियस अगर आपका गुड्स कहीं पे भी मूव करवाना चाहते हैं इंडिया से यहाँ, यहाँ से इंडिया, तो बट ऑब्वियस इन दैट केस आप मालकामित या तो फिर बीबीसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये आपके लिए पर्टिकुलरली आपकी जो ज्वेलरी है या तो जो जेमस्टोन या डायमंड्स है उनको ट्रांसपोर्ट करके दे। तो ऑल द वे सुविधाएं सारी यहाँ पे अवेलेबल है। ऑब्वियसली अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मैं एग्जिबिट करूँ तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड ये ईजी टू गो है, इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उनके ऊपर जा सकते हैं। उनके ऊपर उनका ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आप उनको मेल करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट ऑल दोज बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर शो एंड इनके जो बेनिफिट्स है वो भी। सो फाइनली बात करते हैं कि अगर आप इस मार्केट को फोकस कर रहे हैं या तो इसके अराउंड जो मार्केट है उनको फोकस कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, तो डेफिनेटली उस वक्त आपको कहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि थाईलैंड ये जो भी आसियान मार्केट है उनका गेटवे हो सकता है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिनके अंदर अगर हम बात करें तो ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, उसके अलावा लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड वियतनाम जैसे कंट्री आप टारगेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी चैप्टर नंबर 71 की प्रोडक्ट को थाईलैंड के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई ड्यूटी है नहीं। वैसे ये मेरा किया हुआ रिसर्च है, बट आप एक बार अपनी ओर से भी देख लीजिए कि पर्टिकुलरली अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पे 71 में एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई ड्यूटी है कि नहीं, बिकॉज मेरे रिसर्च के मुताबिक यहाँ पे कोई भी तरह का ड्यूटी नहीं है। एंड ऑब्वियसली आप इनको एक री एक्सपोर्ट के लिए बेस मार्केट बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ री एक्सपोर्ट एग्जैक्टली? आप यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करें, अगर आपका कंपनी यहाँ पे है तो बट ऑब्वियस ऐसे केस में प्रोडक्ट को यहाँ पे लाने के बाद आप बाकी के मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ऑलरेडी टोल्ड कि ज्वेलरी के लिए तो बट ऑब्वियस यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी हैं, तो ज्वेलरी में तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतना कोई खास मार्केट हम ढूंढ सकते हैं। बट मैं थाईलैंड से अगर ज्वेलरी को बाकी के नियर अबाउट मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाए तो उसमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। बट अगर आप डायमंड्स के साथ जुड़े हुए हैं या जेमस्टोन्स के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये मार्केट आपके लिए बहुत बढ़िया है, और यहाँ से ही आप मूवमेंट कर सकते हैं आजू बाजू के जो फार ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके अंदर भी। तो बट ऑब्वियस ड्यूटी फ्री का जो लेवरेज है वो हमें यहाँ पे मिलता है इस मार्केट में, तो इनको उठा के हम अल्टीमेटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यूज़ करके आजू बाजू के जो मार्केट्स हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत कम है। अगर मान लीजिए आप अपना कंपनी यहाँ पे सेटअप करते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हायर करते हैं तो भी
इतना कोई ख़ास खर्चा मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि लिविंग कॉस्ट डाउन है, जो स्पेसिफिकली ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो भी कम है। फूड बट ऑब्वियस इट इज़ ऑल्सो वी कैन से एवरेज एंड चीपर। सो ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है, एंड इस बात को ध्यान में रखें तो आप अपना कंपनी भी थाईलैंड में सेटअप कर सकते हो और यहाँ से आपके आगे के जो मोमेंटम है वो ले सकते हो। तो मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ लिए, इसमें भी मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप करके बैठे हैं, इनके पर्टिकुलर बेनिफिट्स बहुत सारे उनको आगे प्रोडक्ट को मूवमेंट करवाने के लिए मिलते हैं। ऑलरेडी मैंने कस्टम की रिगार्डिंग तो आपको बताया कि कस्टम के बेनिफिट्स यहाँ पे बहुत इजीली मोमेंटम में कोई क्लियरेंस के लिए भी है, एंड साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी इतना कोई रिगरस नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ से आप दुनिया के कोई भी कोने में अगर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये भी ईजी हो जाता है। अगर इंडिया में आप SEZ में बैठे हो तो बट ऑब्वियस इट विल बी दी अनदर ग्रेट बेनिफिट, जहाँ पे आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं इनकी क्राफ्टमैनशिप को और दुनिया के अलग अलग मार्केट में SEZ के थ्रू भेज सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे इंडिया में आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, एंड ऑब्वियसली SEZ को यूज़ करके अपने जो वर्ल्ड वाइड क्लाइंट हैं उनको ये क्राफ्टमैनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो आई हैव सीन मैनी इंडियन कंपनीज ओवर हियर जो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि शो को आप विजिट भी करते हैं तो ऐसे मैन्युफैक्चरर से बातचीत करके आप अपनी जो डिज़ायर रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट कर सकते हैं SEZ में, एंड देन आफ्टर उसका पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग करके उसको री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट वे जहाँ पे आप थाईलैंड क्राफ्टमैनशिप को दुनिया के और कोने में भी बेच सकते हैं। अदर देन दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू द ऑप्शन। अगर हम यही क्राफ्टमैनशिप इंडिया के अंदर तैयार करते हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली we can find out the big market inside the European and American markets, and definitely जो भी we can say average reach markets हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्राफ्टमैनशिप की तो बट ऑब्वियस है कि थाईलैंड का क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छा है, इनका डिटेलिंग ज्वेलरी के अंदर बहुत अच्छा है। इवन आई हैव सीन द डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर वो जो डिफरेंट काइंड ऑफ द डिज़ाइंस बनाते हैं ये भी बहुत पावरफुल हैं। तो आने वाले टाइम में आप इनका यूज़ करके भी अपना एक सर्टेन मार्केट डेवलप कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडिंग के तौर पे भी ये बिज़नेस को करना चाहते हैं थ्रू थाईलैंड ज्वेलरी टू द वर्ल्ड, देन ऑल्सो इट इज़ पॉसिबल, बट उनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज एंड आजू बाजू के रिगार्डिंग पैरामीटर्स हैं उनको स्टडी कर लीजिए, जो कि आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी जब आप ट्रेडिंग यहाँ की ज्वेलरी को दुनिया भर के अंदर करना चाहेंगे। एक इंडियन एंटरप्रेन्योर के नाते या तो इंडियन एंटरप्रेन्योर की जर्नी जब आप स्टार्ट कर रहे हो जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर, तो एक ये भी ऑप्शन हम अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि वेन एवर यू आर कनेक्टिंग द थाई पीपल, तो डेफिनेटली ट्राई करें कि आपका जो मेल है या तो जो आपका व्हाट्सएप मैसेज है वो आप थाई लैंग्वेज में भी फॉरवर्ड करें, क्योंकि अगेन आई हैव ऑब्जर्व दैट कि मैनी पीपल आर नॉट नोइंग इंग्लिश। तो शायद अगर आपको कुछ जानना हो तो ये शायद इतना अच्छा आंसर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो इट विल बी लिटिल बिट ट्रिकी। बट अगर आप थाई लैंग्वेज को यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो आपको जो मेल बनाना है उसमें भी पहले थाई लैंग्वेज में लिखो, नीचे आप इंग्लिश में लिखो, दोनों लैंग्वेज का यूज़ एक ही मेल के अंदर कर सकते हैं। इफ़ यू कम्युनिकेटिंग बाय व्हाट्सएप और एनी अदर मीन्स, देन डेफिनेटली यू हैव टू गो विद द पर्टिकुलर थाई लैंग्वेज। आप डायरेक्ट थाई लैंग्वेज में बात करो तो भी ठीक है, अगर आप इंग्लिश और थाई दोनों का यूज़ करते हो एक ही मैसेज में, देन ऑल्सो फाइन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज आई टोल्ड कि जब भी आप यहाँ पे विज़िट का प्लान कर रहे हैं तो उन तारीख में आइए जहाँ पे ये शो ऑर्गेनाइज होता है, ताकि आगे और पीछे आप अपने दिन को अरेंजमेंट करके अल्टीमेटली अपना जो पूरा का पूरा शो का क्रक्स है वो निकाल सकते हैं। चलिए मैं फाइनल जो भी शो का क्रक्स है वो आपको बता देता हूँ। सिंगापुर शो की विज़िट के दौरान हमने कुछ थाई कंपनीज़ देखी थी जिनका ज्वेलरी हमें बहुत अच्छा लगा था, एंड सो वी थॉट कि हमें एक बार बैंकॉक ज्वेलरी शो विज़िट करना चाहिए। शो को विज़िट करने के बाद हमें ये क्लियरली समझ में आया कि क्राफ्टमैनशिप दुनिया में सबसे बेस्ट अगर मैं मानता हूँ तो ये थाई पीपल की है, एंड डेफिनेटली उनके पास बट ऑब्वियस गॉड गिफ्ट है हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का क्लीनिनेस ज्वेलरी में मिलता है वो बहुत अलग है। ऑब्वियसली ये इट्सेल्फ बहुत अच्छा मार्केट है डायमंड ट्रेडेड ज्वेलरी का, तो डायमंड का बहुत सारा इंपोर्ट जो इंडिया से यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है। तो अगर आप डायमंड में काम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में नेचुरल एंड लैब ग्रोन डायमंड के साथ साथ इनके साथ जुड़ी जो भी अलग कैटेगरीज हैं उनमें आप फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा जेम्स स्टोन का यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट है, बट ऑब्वियस अगर हम बात करें ईस्ट एशियन मार्केट, तो ये पूरा ईस्ट साइड जो मार्केट है फार ईस्ट, ये पूरा जेमस्टोन के लिए बहुत ही बढ़िया मार्केट है जिनको आप फोकस कर सकते हैं। इनको टारगेट करके अपनी जेमस्टोन ज्वेलरी जो है उसको भी बेच सकते हैं, या तो फिर नेचुरल जो स्टोन्स है प्रीशियस और सेमी प्रीशियस उनको फोकस करके भी यहाँ का मार्केट आप ढूंढ सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमने कुछ स्पेसिफिक जो इन्वेंशन थे वो भी देखी टेक्नोलॉजिकली, जिसमें
हमने कुछ रोबोटिक मशीनरी देखी जो कि जो भी आपका ज्वेलरी होता है उसको फिनिशिंग करने के लिए, उनको बट ऑब्वियस पॉलिशिंग करने के लिए कहीं ना कहीं ऑटोमेटेड मशीनरी थी। आने वाले टाइम में आपको ये इस तरह का मशीन जो है वो जनरली देखने को मिल जाएगा। तो बट ऑब्वियस आपका जो भी प्रोसेस है वो फास्ट होगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो फास्ट होगा, एंड देन आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजी वैक्स के रिगार्डिंग हैं। फिर आप बोल सकते हैं कि जो डायमंड या तो ज्वेलरी को टेस्टिंग करने की मशीन्स है वो भी हमने बहुत सारी देखी। हालांकि ये तो हमको IIJS में भी देखने को मिलता है, बट कुछ इटालियन मशीनरी पहली बार हमने इस शो के अंदर देखी। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको विजिट करते हैं तो ऐसी इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजी है उनसे भी आप वाकिफ़ होते हैं, एंड उसका बेनिफिट आप आने वाले टाइम में किस तरह से ले सकते हैं उनको फोकस करके भी आप आगे मूव कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये पूरे के पूरे शो के दरमियान हमें ये भी जानने को मिला कि कोई भी कंट्री को नियर अबाउट विज़िट करना हो तो ये इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप गोवा वगैरह जैसे कोई सिटी के अंदर जाते हैं तो भी आपका आराम से 30-40 हज़ार का खर्चा हो जाता है। अगर इतने खर्चे में आप कोई कंट्री विज़िट करते हैं तो यहाँ पे घूम भी सकते हैं। जो भी आपका पॉजिटिव एस्पेक्ट है ये विज़िट को लेके वो भी आप क्लियर कर सकते हैं, एंड साथ में बहुत सारा लर्निंग ले सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जितना घूमेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो बट ऑब्वियस जो खर्चा हम लोग लोकल के अंदर करते हैं अपने लेज़र के लिए उसको अगर थोड़ा डाइवर्ट करें और इंटरनेशनल विज़िट के ऊपर फोकस करें तो इतना कोई हैवी खर्चा नहीं है। आप बहुत कम खर्चे के अंदर यहाँ पे जो माहौल है या तो वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है या तो जो भी एशियन मार्केट्स है उनके क्या हालात है उनको जान सकते हैं। हम जितना सोचते हैं उससे ये मार्केट कहीं अलग है। अगर कंट्री की बात करें तो ये भी बहुत डिफरेंट लेवल पे डेवलप है, एंड डेफिनेटली कई बार हम प्रेजुडाइज डेटा के ऊपर वर्कआउट करते हैं तो हमें एग्जैक्टली वो समझ में नहीं आता कि ये कंट्री के अंदर क्या चार्म होगा। बट जब आप विज़िट करते हैं तो पता चलता है कि जो हम सोच रहे हैं वो और जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट है। और जब रियलिटी में आप काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास आने वाले टाइम में अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे खुद से मिलते हैं, जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ के अपने बिज़नेस में उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत शांत हैं, बट ऑब्वियस बहुत विनम्र हैं, और ऑब्वियसली अगर कोई भी हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वो हमेशा करने के लिए रेडी होते हैं। इवन शो के दौरान हमने ये भी देखा कि कोई बार्गेनिंग नहीं होता। बॉस तुमको अगर ख़रीदना है तो ये हमारा प्राइस है, आप अगर 1 पीस खरीदो या 1000 पीस खरीदो, जो प्राइस बोला गया है उसी प्राइस पे वो काम करते हैं। तो ये बातें हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है कि वी इंडियंस आर बिलीविंग इन द क्वांटिटी, जो मैंने आगे भी बताया। हमें उस गेम से बाहर निकल के अब थोड़ा क्वालिटी बेस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट का प्राइसिंग चाहिए बॉस तो क्वालिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और अगर हम क्वालिटी को फोकस करते हैं तो हमारी विन जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड जो सबसे बड़ा मेरा जो सीख है इस शो से वो ये है, या तो आप ये समझ सकते हैं मेरे पिछले जो भी 4 अलग अलग शो की विजिट्स है ज्वेलरी को लेके इंटरनेशनल, इन सब के अंदर मैंने एक बात तो सीखी है कि पर्टिकुलर मैनर में अपनी प्रोडक्ट प्राइस को बिल्कुल तोड़े ना। जो प्राइसिंग आप सेट कर रहे हैं उसके हिसाब से मार्केट पैसा देने के लिए रेडी है। बॉस आप अपनी प्राइस पे रहो, अपना मिनिमम जो वैल्यू बनता है आप वो वैल्यू को जनरेट करो। आप अपने क्लाइंट को एक दूसरे की कंपटीशन में मत देखो, अपने क्लाइंट को एक्सक्लूसिविटी के तौर पे देखो। एंड अगर आप उसको एक्सक्लूसिव चीज़ें दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपको अच्छा खासा मार्जिन देने के लिए भी रेडी है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग कि यहाँ पे जब हम लोग इंटरनल कंपटीशन से इंटरनेशनल मार्केट में उतरते हैं और जब हम अपने आप को एक दूसरे की कंपटीशन में समझते हैं तो हम अपनी ही जो इंडियन मैन्युफैक्चरर या तो जो इंडियन ट्रेडर्स हैं जो हमारे कंपटीशन में लोकल मार्केट में हैं उनके प्राइसिंग को तोड़ते हैं। बॉस जब हम अपने लोगों के प्राइसिंग तोड़ते हैं तो हम इंडिया की प्राइसिंग को तोड़ते हैं, और जब हम इंडिया की प्राइसिंग को तोड़ते हैं तो समझो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके जितना सस्ता शायद कोई नहीं बनाता। और बट ऑब्वियस इसके साथ क्वालिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो एक प्राइस गेम है और जो कमाने का हमारे पास बहुत अच्छा चांस है वो शायद हम गवा देंगे। सो विद द फोल्डिंग एंड आई एम रिक्वेस्टिंग बॉस पहले समझो, थोड़ा क्राफ्टमैनशिप के ऊपर फोकस करो। जो क्वालिटी आप मांग रहे हो वो अगर देते हैं तो अपने मार्जिन के अंदर कोई कट मत करो। एंड सिंपल दुनिया भर के अंदर जो मार्केट आपको पैसा देने के लिए रेडी है आप उसके पास से चाहे इतना अर्निंग कर सकते हैं, तो उन गेम के अंदर आगे बढ़िए। ये इंटरनल कंपटीशन वाली गेम को हमें अब बंद करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट प्लीज़ डोंट गो विथ ऑल एनी काइंड ऑफ वी कैन से टर्मिनोलॉजी जहाँ पे पेमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके पैर पे कुहारी है। डोंट डू दिस। एज आई ऑलवेज सेइंग इन माई सेशंस ऑल्सो कि 5 तरह की इंटरनेशनल टर्म्स है, आप उनको फॉलो करें।
100% एडवांस हो सकता है, या कुछ पैसा एडवांस में लीजिए, या बाकी का पैसा जो है आपका गुड्स यहाँ से वी कैन से मूव करेगा तब लीजिए। या तो अगर उधारी में काम करना चाहते हैं तो डीए पे जाइए, लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड या तो फिर जो अभी लेटेस्ट टर्म है एस्क्रो एजेंट, उनका यूज़ करें। दोस्तों, जब बाकी का गेम हम खेलते हैं ना तो हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। हम लोग अपनी कंपटीशन को सामने वाले मार्केट में बढ़ाते हैं। जो बाकी में धंधा नहीं भी करना चाहता उनको हम बाकी में सिखा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी फेवरेबल कंडीशन में बिल्कुल नहीं है। इंडिया एज अ कंट्री एंड बट ऑब्वियस एज अ पैट्रियोटिक पीपल वी हैव टू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि नाउ अब हम जब कहीं पे भी दुनिया के अंदर कोई भी मिस्चिफ काम करते हैं ना, तो अल्टीमेटली हम अपना नाम ख़राब नहीं कर रहे बॉस, हम इंडिया का नाम ख़राब कर रहे हैं। एंड प्लीज़ बिलीव माई वर्ड्स, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने ये किया तो आने वाले टाइम में जो न्यू जनरेशन आ रही है वो हमारी ही न्यू जनरेशन है, जिनको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बट ऑब्वियस इन दैट केस फाइनली मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि चीज़ों को अगर अच्छे से समझ के हम काम करें तो इंडिया के नाम को हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, बिकॉज आई एम इन बिजनेस ऑफ द ज्वेलरी, आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई एम अ ट्रेडर। तो बट ऑब्वियस मैं ये मानता हूँ कि जब आप ज्वेलरी बिजनेस को एक्सक्लूसिवली काम करके आगे लेके जाएंगे, एक्सक्लूसिवली उसको समझेंगे, तो बट ऑब्वियस आप अपना मार्जिन मनी भी कमाएंगे, एडवांस में आप काम भी करेंगे एंड इंडिया के नाम को रोशन भी करेंगे। ऑब्वियसली हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एज एन इंडियन, एज एन एक्सपोर्टर, हम इंडिया के एक्सपोर्ट को और बढ़ाएं। वर्ल्ड वाइड जो भी हमारी वी कैन से इनकम है उनको डॉलर के अंदर कन्वर्ट करें, ताकि जो हमारा करेंसी है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर पाए और अल्टीमेटली हमारी रिचनेस या तो हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है उनको बढ़ाए। सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द थाईलैंड शो विच इज़ कॉल्ड बैंकॉक जेम एंड ज्वेलरी शो 2024। पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं साइनिंग ऑफ करता हूँ माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम विथ माई पार्टनर मिस्टर केयूर मोनोपरा। थैंक यू। मिलते हैं अगले शो में बहुत जल्दी, बट ऑब्वियस नए इनपुट्स एंड आउटपुट के साथ। थैंक यू वंस अगेन। आप इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन मास्टर कोर्स हिंदी और इंग्लिश में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट amitmulani.com।